हैं जावेद चौधरी साहब से। जावेद चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, सब इल्जामात लगाते हैं, नाम क्यों नहीं लेते? वो कौन है पाकिस्तान में मिस्टर इंडिया जो काम तो सारे कर रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा? एहतजाज भी सारी जमातें कर रही है कि हमारे साथ धांधली हो गई, तो फायदा किसका हुआ है यहाँ? देखिए, फायदा तो किसी का नहीं हुआ। ये कंफ्यूजन है, पूरे मुल्क की को लेके बैठ गए ये कंफ्यूजन। अगर हम ये कहें कि इसमें इमरान खान साहब को फायदा हो रहा है तो इमरान खान साहब को भी फायदा नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान के सारे इदारे स्टेक पे चले जाएंगे तो किसी को क्या फायदा होगा इस सारे मामले में? तो मेरा नहीं ख्याल कि फायदा किसी को इस सारी सूरत का हो रहा है। नुकसान अलबत्ता पूरे मुल्क को हो रहा है, सारे इदारे मुतनाज़े हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ज़ाहिर ये टेंशन जो है मजीद बढ़ती चली जाएगी। अब ये जो कमिश्नर रावलपिंडी की गिरफ्तारी की खबर चल रही है, वो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा जी कि मैं तो खुद पुलिस की गाड़ी में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनसे अभी 5 मिनट पहले बात हुई थी, जब ये मेरा बीपर चल रहा है उससे पहले। तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं खुद सरेंडर कर रहा हूँ पुलिस के सामने, ताकि मैं गिरफ्तार हूँ और अगर मुझे किसी जगह पेश किया जाए तो मैं फिर सबको बताऊं कि कहाँ पे क्या हुआ है। तो एक उनका ये भी कहना था कि सबूत मेरे पास भी हैं, दूसरे आप सिर्फ फॉर्म 45 जमा कर लें और उसके बाद आप उसका टोटल कर लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा ठप्पे भी हमें लगाए गए हैं और कुछ हमने वोट जाया भी हुए हैं उसमें से। तो ये चीजें वो कह रहे हैं कि जी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं उसे साबित करूंगा। और ये अब ये उनका दावा है अगेन, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी शख्स की भी ज़ाहिर ज़हनी जो सूरत है वो किसी वक्त भी बदल सकती है। अच्छा वाला समझदार किस्म का बंदा होता है, किसी वक्त भी खुदकुशी कर लेता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस वक्त इंसान के दिमाग के अंदर जो केमिकल लोचा है वो उसको बेबस कर दे, तो कहा कुछ नहीं जा सकता। लेकिन बज़ाहिर ये ठीक थे, क्योंकि मेरी इनके साथ बहुत मुलाकातें हैं और बड़े विजडम वाले और बड़े शानदार ऑफिसर हैं और इनके पास बड़े अच्छे प्लान होते थे और हर गवर्नमेंट जो होती थी इनको अप्रिशिएट करती थी। और दूसरा ये है कि अपने मेरिट पे ये कमिश्नर रावलपिंडी बने थे और इन्होंने पिछले दिनों काम भी बहुत अच्छे किए हैं और निगरान हुकूमत भी, चीफ मिनिस्टर भी इनसे बहुत ज्यादा खुश थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आदमी जो है ना अचानक इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है या पहले से खराब था। अब जाहिर इल्जाम अगर उन्होंने लगाए तो साबित भी तो इन्होंने करना है। अगर कमीशन बनता है और एक कमिश्नर वो भी ऐसा जिसके अंदर सारे बैलेंस लोग हो, जिसके ऊपर सबको ट्रस्ट हो, और वो अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो फिर जाहिर दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। लेकिन इस वक्त लम्हा मौजूद में ये इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है, क्योंकि आज उनका इस वक्त एहतजाज चल रहा है पाकिस्तान में और इस दौरान एक कमिश्नर जैसे ऑफिसर का बयान आ जाना उसने उनको बहुत ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड कर दिया है। और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इनका झंडा बना के लहराया करेंगे हर जगह पे। और अगर इस टाइप के 1-2 और ऑफिसर्स भी सामने आ जाते हैं तो ये ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बचेगी। सही। अच्छा रहमान अज़हर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या पीटीआई का मौक़िफ़ वाकई दुरुस्त होगा, उस बयानिए को तक़वियत मिलेगी? और या फिर दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हर वो शख्स जो या तो रिटायरमेंट के करीब होता है या रिटायर्ड हो जाता है तो फिर उसे याद आता है कि मैंने फलां काम गलत किया था, बुरा हो गया, वो उस टाइम क्यों याद आता है? जब बुरा काम करने के लिए कहा जाता है तब एहतजाज क्यों नहीं होता? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि को बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया है, या ये जो इंतखाबात के हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बातें की हैं इसमें कोई 1 साल गुजर गया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी वक्त था, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उनको लगा है, उन्होंने बहरहाल वो बातें कर दी हैं। लेकिन जो दूसरा आपका सवाल है कि ये जो तमाम के तमाम मामलात हैं उससे बयानियों को किस तरह से तक़वियत मिलती है, मेरा ख्याल है कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सवालात उठा रही है, और वो मैं फिर कह रहा हूँ इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इसमें देखिए बाकी जमातें भी हैं, इसमें ANP भी है, खैबर जमीयत उलमा इस्लाम भी है, सिंध के अंदर जो है वो GDA है, जो है वो सवालात उठा रही है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनके साथ जो है भी कुछ हलकों के अंदर जो है वो है। तो ये तमाम के तमाम सियासी जमातें हैं। तो एक ओवरऑल एक इलेक्शन के ऊपर एक क्रेडिबिलिटी के हवाले से एक राय कायम होती है, और वो राय ये होती है कि अगर से कहीं ना कहीं पर, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर इरेगुलरिटीज हो सकती हैं और वो हर इलेक्शन में होती हैं। वो अमेरिका जैसे इंतखाबात के अंदर भी होती हैं, जहां पर आपको याद होगा वो रिकाउंट के मामले के ऊपर जो है वो कितने दिन जो है वो मामला फंसा रहा था। ये भारत के अंदर भी होती है, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। तो ये इरेगुलरिटीज जो हैं वो हर इलेक्शन में होती हैं, कहीं ना कहीं पर होती हैं। जाहिर बात है कोई भी ये जो इलेक्शन का जो इलेक्टोरल सिस्टम जिसको हम कहते हैं ये परफेक्ट नहीं होता, लेकिन देखना ये होता है कि क्या वो
जो है वो इरेगुलरिटीज तक की बात रहती है या फिर पूरे के पूरे इलेक्शन की साख पर सवालात उठते हैं? इस वक्त जो हो रहा है और ये जो इल्जामात लग रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं, मैंने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन को आकर इन सवालात को एड्रेस करना होगा, वरना पूरे इलेक्शन के हवाले से ये तासुर बन सकता है कि ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो थी वो रिग थी और ये दुरुस्त नहीं थी। बेज़ाब्तगियां हो सकती हैं, हर हलकों के अंदर हैं, उनके जाने के कानूनी फोरम मौजूद हैं, लेकिन पूरे इलेक्शन के हवाले से जब ये तासुर बन जाएगा तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी खतरनाक होगा और जो आने वाली हुकूमत है जिसने आकर जो है वो इन मामलों को अगले 5 साल के लिए चलाना है, उसके लिए भी जो है वो ठीक नहीं होगा। सही, आने वाले वक्त के लिए भी ठीक नहीं होगा। इस पर बात करेंगे। सैयद मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, ये सारे मामले के बाद उनके अंडर जितना भी एरिया था उन्होंने सारे के सारे इंतखाबात को मशकूक कर दिया है और निगरान वज़ीर इत्तलात ने आके कह दिया है कि इनका चेकअप करवाएं, हो सकता है इन्हें कोई दिमागी मसला हो। नुकसान तो दोनों ही सूरतों में है, अगर कोई दिमागी मसला होता है तब भी, और अगर नहीं होता, इनके इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तब भी। ये तो फिर पहले सोचना चाहिए था। एक शख्स रिटायर 15-20 दिन की दूरी पे रह गया, अब उसका दिमागी मसला अगर सामने आ गया तो पहले इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर वो सर्व कैसे करता रहा है, इनसे तो ये सवाल होना चाहिए था। बहरहाल ये जो इल्जामात वो लगा रहे हैं अब उसमें इतना रब्त नहीं है, वो इतना रैशनल, जो जिस तरह से उन्होंने उसकी डिटेल दी है ना कि 50-50 हज़ार की लीड से जितवाया, तो उसमें पूरी पिंडी डिवीजन के अंदर 50 हज़ार की लीड से कोई जीता ही नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वो मरी में था 38,000 का, लेकिन उसके अलावा आप टैक्सिला देख लें या फिर आप चकवाल देख लें, गोजरखान देख लें, 13,000, 21,000, 15,000, 14,000 ये एवरेज है। और इसमें बेसिकली ये क्लेम यही है कि क्योंकि अगर आप इस सारी डिवीजन के अंदर देखें तो जो बड़ी पॉलिटिकल फोर्स लगती है वो नून लीग लगती है या राजा परवेज अशरफ साहब हैं, तो पीडीएम की जमातें कह लीजिए, लगता यही है कि इल्जाम यही है कि दरअसल जो इनके सारे उम्मीदवार जीते हैं ये धांधली से जीते हैं। तो अगर ये इल्जाम केपी में लगता है शायद इसको कोई सीरियस ना लेता है इतना, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाता है और फिर उसके आगे सबको सरेंडर करना पड़ता है, बजाते खुद वो कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया के प्रेशर में हूँ, तो फिर या तो उनको अकाउंट डीएक्टिवेट कर देने चाहिए थे अपने, अगर उन्होंने ऑन ग्राउंड ड्यूटी को भी सोशल मीडिया पे इवेल्युएट करना है। दूसरी चीज ये है कि उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो डायरेक्टली कैसे इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं, जबकि उनके पास फॉर्म 45 होते हैं या ना 47 होते हैं, वो तो सारा का सारा इनके अंदर आता नहीं है, वो आता है डीआरओज और जो है वो आरओज के पास। तो ये किस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने चेंज करवाए। अब इसके लिए तो रावलपिंडी डिवीजन में जो डीआरओज आरओज है उनके इंटरव्यू होने चाहिए कि आपको क्या कमिश्नर साहब ने फोन करके कहा था कि 50 हज़ार की लीड से जितवा दें, और इतनी नजर भी नहीं आती। दूसरी चीज ये है कि ये जो लोग ये कहते हैं कि शायद पहली मर्तबा इस तरह के क्लेम हो गए हैं, ये बड़ी रिलेटेड एक्सरसाइज है और पाकिस्तान में हर बड़े केस के बाद या हर बड़े इलेक्शन के बाद जमीर जागने के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन वक्त पे नहीं जागते। जस्टिस नसीम हसन शाह की मिसाल आपके सामने है कि जब भुट्टो साहब के केस के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया तो दहाइयों के बाद एक इंटरव्यू दिया इफ्तिखार साहब को, उसमें उन्होंने कहा कि जी अंडर प्रेशर ये फैसला किया था हमने। इसके अलावा 2013 के इलेक्शन को भी लोग भूल जाते हैं, उसमें भी एक साबिक एडिशनल जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे अफजल खान साहब, उन्होंने ये कहा कि धांधली करवाई गई थी और हमारा भी इसमें हाथ था। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे वो भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये भी कहा तसद्दुक हुसैन जिलानी भी इन्वॉल्व हैं चीफ जस्टिस साहब। तो ये 2013 में इलेक्शन कमीशन का एक अपना शख्स उठ के, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ये क्लेम करता है, ये भी प्रेस में रिपोर्ट हुआ, इस बार भी यही हो रहा है। तो ये है कि कोई अगर इससे ये बयानिया बनाने की कोशिश करेगा कि ये सारा इलेक्शन ही लपेट दिया जाए और ये सारी एक्सरसाइज दोबारा करवाई जाए, तो ये समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इस बुनियाद पर इलेक्शन दोबारा लेने हैं तो फिर तो आपको कोई भी इलेक्शन तस्लीम नहीं करना चाहिए था। फिर तमाम गवर्नमेंट्स जो आज तक आई हैं वो सारी इलेजिटिमेट हैं, फिर सारे मैंडेट जाली थे। तो ये मुल्कों को आगे बढ़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतनी सीरियस एलिगेशन लगी हुई थी कि रशिया ने इसको सपोर्ट करके इंस्टॉल करवाया, 5 साल किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा कि इसको उतार दें या इसको अदालत की दहलीज से डिस्क्वालीफाई कर दें या अवाम का दिया हुआ मैंडेट उसको उखाड़ के बाहर फेंक दें। यहाँ मसला ये है कि एक इल्जाम लगता है इस तरह का और अदालती ट्रायल शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में हम कहते हैं कि प्रोसेस खराब हो गया और पूरा सिस्टम नीचे ले आओ। तो ये अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी का सिर्फ वाहिद जो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकती है वो कंसिस्टेंसी है। अगर तो वो जारी नहीं रहती और बार बार उसमें ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका काम इलेक्शन करवाना है या फिर फैसले सुनाना है या ट्रायल कोर्ट्स हैं,
अगर वो आके अवाम के फैसले करना शुरू कर दें तो फिर हमारा आपका वोट उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। ठीक है, और बहुत सारे सवालात हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। आमिर इलियास राणा साहब, जो सियासी पहलू है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासी जमातें उनकी भर्ती भी करती हैं, तो इसमें भी जो पॉलिटिकल एलिमेंट है उसका जो इम्कान है वो रद्द नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, देखें, मुख्तलिफ सियासी जमातों के करीब लोग हो सकते हैं, भर्ती तो नहीं करती। वो तो हमारा SPSC के जरिए जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के लोग हैं वो आते हैं, और जो प्रोविंशियल सर्विस के हैं वो लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं। तो ये तो नहीं है। हाँ, लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत सारे अफसरों की किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। अब यही बात इनके ऊपर भी आएगी कि इन्हें जब रिटायरमेंट का 1 महीना रह गया आखिरी, और वो ये बयान दे रहे हैं उस वक्त आके, आखिरी महीने में भी 3 हफ्ते ही रह गए, और वो अक्यूज कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि फौज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो भाई फिर आप तो सबसे बड़े डिवीजन के अफसर तो आप थे, तो आपको IG ने आपने मतून किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को, फिर आपको सबूत देने पड़ेंगे कि हाँ उन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की, आपके ऊपर प्रेशर डाला, और आप लोगों से कहा गया कि आप इस मामले में अपने आप को क्लियर करें। जब आप ये नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। उनके बारे में SSP ऑपरेशन ने भी कह दिया कि हमने बिल्कुल उनको अरेस्ट नहीं किया है, और बल्कि हमने उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की है कि जब तक पर्चा ना हो जाए तो हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं। तो वो खुद अगर हवाले भी कर रहे हैं तो पुलिस कैसे बिठा लेगी उनको, कि उनके लिए, चूंकि अब खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये लेटर आ चुका, प्रेस रिलीज आ चुकी हुई है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इस बात को इस तरह नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनका किसी भी इलेक्शन के साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। ना वो DRO थे, जो हम पहले भी कह चुके थे, अब प्रेस रिलीज भी जारी हो चुकी। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरी बात हुई, उन्होंने इस मामले में अपना टेलीफोन भी ओपन कर दिया कि हाँ मुझसे जुलाई में 2023 में उनकी बात हुई थी, रिजल्ट पिंडी के जा चुके थे, उसके बाद इन्होंने खुद कॉल की थी। अब ये वो चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेट होंगी, सामने आएंगी कि जी जब वो कह रहे हैं फौज ने नहीं कराई, वो चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे चले गए। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं मेरी बात हुई, और वो कह रहे हैं कि मैं साबित करूंगा। तो पहला सबूत ये होता है कि आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, होश हवास में बैठ के आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे हैं, आप PSL कराने जा रहे हैं और आप ये बात करने जा रहे हैं, तो आपको सबूत सारे सामने रख देने चाहिए थे, बजाय बात करने के और कल को आप कहेंगे जी मुझ पे फलां दबाव था, मुझ पे फलां दबाव था। तो आपने पाकिस्तान की साख को भी लगा दिया दाव पे कि जनाब यहाँ इलेक्शन इस तरह के होते हैं, यहाँ पे क्रिकेट जो इंतजामी अफसर काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, यहाँ पे वो बड़े अच्छे अफसर थे, होंगे, कोई शक नहीं है कि उन्होंने काम किया। मैंने जावेद चौधरी साहब जब ये पिंडी में कमिश्नर लगे थे वो कॉलम भी पढ़ा था जिम खाने वाला, बिल्कुल मैं खुद चुके ब्यूरोक्रेसी पे नजर भी रखता हूँ, सब चीजें ठीक है। लेकिन जब इतना ज़ी-शऊर आदमी है तो उसको फिर छुपने की क्या जरूरत थी कि खाली इल्जाम लगा दिए, वो रख देते सारी चीजें, जी ये टेलीफोन कॉल्स हैं, ये मैं रख रहा हूँ, ये ऑडियो है मेरे पास, ये वीडियोज हैं, ये फोन नंबर्स हैं, आप इनके फॉरेंसिक करा लें। उसके बाद फिर मसला हो जाता है सबके लिए। अब अगर ये किसी बात से पीछे हटते हैं तो लोग कहेंगे जी इल्जाम लगाया, जैसे आमिर बीर साहब ने कहा कि जी इनका तो हम पहले तो नफ्सियाती किसी डॉक्टर से चेकअप कराएंगे कि इनको हुआ क्या है। अब वो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि फौज ने नहीं किया, तो फिर प्रेशर, मतलब मैं फौज का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि उन्होंने नाम लिया कि फौज ने नहीं किया, तो फिर एक कमिश्नर को दबाव में कौन ला सकता है, ये बात समझने की है। उन्होंने नहीं नाम लिया IG का, उन्होंने नाम नहीं लिया चीफ सेक्रेटरी का, क्योंकि इनके ऊपर तो वही लोग दो फिर रह जाते हैं पीछे। फिर ऊपर उनके मोहसिन नकवी हैं जो उनकी तारीफ भी करते हैं, जो उनसे काम भी ले रहे हैं, प्रोजेक्ट भी वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो फिर प्रेशर किसने डाला? क्या जो जिन्होंने जीता उनकी कोई कॉल्स उनके पास है कि जी हमें जिता दें आप? वो सारे लोग बीपर के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें हमसे सुने। दानियाल चौधरी बात करने के तैयार हैं, हनीफ अब्बासी हैं, उसामा सरवर हैं, सारे लोग लगे हुए हैं कि जी हमारी बात भी तो सुन लेना, कि सबको उसने मशकूक कर दिया। राजा परवेज अशरफ साहब का नाम ले लिया है, राजा परवेज अशरफ साहब को भी अपनी सफाई देनी पड़ेगी आके, क्योंकि जावेद चौधरी साहब के सामने उन्होंने नाम लिया इनका कि जी मैंने वहां पे भी धांधली की। तो ये चीजें इस तरह बर्दाश्त हो नहीं सकेंगी कि आप एक लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन भी मार्क करें और आप जुबानी बात करेंगे, मुझसे पूछा जाएगा। जुबानी कलाम में बात करने से चीजें सेटल डाउन नहीं होगी। जावेद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे कमिश्नर के इस बयान के बाद? कौन कौन से लोग जो हैं इसके बाद ज़ेरे अताब आएंगे? क्योंकि हमारा निज़ाम इस तरह है, कोई भी आता है इल्ज़ाम लगाता और फिर चला जाता है। और क्या अब लोगों की ज़मीर सोशल मीडिया के जरिए जागेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर आपको याद हो 2013 का जब इलेक्शन हुआ था तो राना आमिर इलियास साहब इस वाक़े को पूरी तरह जानते हैं और ये दोबारा आपको ये पूरी डिटेल के साथ बताएंगे भी। यहाँ पे एक एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन, उनका नाम था अफजल खान,
और उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि 2013 का जो इलेक्शन है वो सारा धांधलीज़दा है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसमें उन्होंने कहा कि हमसे जबरदस्ती करवाया गया था और इमरान खान जीत रहे थे और फिर इमरान खान साहब को हरवाया गया। तो जब इमरान खान साहब धरना लेके इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त अफजल खान बाकायदा उनके ऊपर खड़े होके ये बयान दिया करते थे और लोग उनके हाथ चूमते थे, और इमरान खान साहब ने अपना पूरा नैरेटिव डेवलप किया था अफजल खान साहब की बुनियाद पे। लेकिन बाद में जब कमीशन बना और इंक्वायरी शुरू हुई तो अफजल खान साहब एक चीज भी साबित नहीं कर सके, और उसके बाद अब अफजल खान साहब जो है वो गोशा गुमनामी में है, और बाद में वो बल्कि ये कहते भी रहे कि मैं इमरान खान साहब के बहकावे में आ गया। अब अगर उस वाक़े को देखा जाए और उसके बाद ये लियाकत चट्टा साहब को देखा जाए, मैं आपको बता चुका हूं कि वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक है और मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं, और वो परफार्मर भी बड़े अच्छे परफार्मर हैं। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि अगर उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, वो 13 MNAs हैं उसके अंदर, और अभी इमरान खान साहब और PTI ने उसको उठा लिया और उनके हीरो ही है। लेकिन क्या कल किसी जगह कमीशन बनता है और वहां पे अगर उन्हें ये साबित करना पड़ता है तो क्या वो साबित कर सकेंगे? अगर तो उन्होंने साबित कर दिया फिर तो ये बहुत बड़ी बात है, फिर इसमें कोई शक नहीं है कि फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बदल गई है और अब हमें पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में हमारे ख्यालात अच्छे होने चाहिए।